हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लास में। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे और ये टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी कितनी हुई है और कितना अभी बाकी है। और इस टेस्ट में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपको 25 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर आपका 25 में से 25 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर 25 में से मान लीजिए 22, 23, 24 भी सही हो जाता है तब भी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर 25 में से 20 अगर आपका सही होता है तो थोड़ा सा आपको और मन लगा के पढ़ाई करने की जरूरत है। थोड़ा सा और अगर आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा तो आपका भी तैयारी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जांचना कि आपका सामाजिक विज्ञान का तैयारी कितना हुआ है और कितना अभी बाकी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को एकदम शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास लें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर जो प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है। अब आपको बताना है कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराना स्थल व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक का मतलब होता है जिससे व्यापार हो, ठीक है ना। तो वो कौन सा मार्ग है, उस मार्ग का नाम बताना है जो एशिया और यूरोप को के बीच में हो। तो आपको याद रखना है उसका नाम है रेशम मार्ग, ठीक है ना। रेशम मार्ग जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में था, ठीक है, और इसी से व्यापार होता था। और ये भी अगर क्वेश्चन आएगा कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो जो रेशम मार्ग है ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। और जो चीन है ना वो रेशम ले जाके यूरोप में इसी रास्ता से ले जाकर बेचता था, इसीलिए इस जो मार्ग है यानी जो रास्ता है इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बाबू कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 1 मई। 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और महिला दिवस कब मनाते हैं, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 8 मार्च। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को ऐसे लिख देता है कहीं कहीं पे 1 मई, ठीक है ना। तो 1 मई से कोई दिक्कत नहीं है। 1 मई का मतलब क्या हुआ, 1 ही मई हुआ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि वर्तमान में यानी अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको याद रखना है 8। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना है 28 राज्य हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि बिहार में अभी कितना जिला है, तो बिहार में अभी 38 गो जिला है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार संबंधित जो कानून है ये कब पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि सूचना के अधिकार के लिए कब आंदोलन हुआ, तो 2005 में ही आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन को जिसलिए आंदोलन हो रहा था सूचना के अधिकार के लिए, तो 2005 में आंदोलन भी हुआ और 2005 में इसके लिए कानून भी बन गया। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत था वो किस राज्य से हुआ था, तो सूचना के अधिकार संबंधित जो कानून है मतलब कानून के लिए अधिकार मतलब आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। तो जो पंचायती राज्य व्यवस्था था ना ये संविधान में नहीं था। तो पंचायती राज्य व्यवस्था का मांग सबसे पहले कहां शुरू हुआ, किस राज्य से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ। और राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था
लागू हुआ, राजस्थान के एक जिला का नाम है नागौर। नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ और देखा गया कि ये अच्छा है, तो उसको 73वां संविधान में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। आपको याद रखना है पंचायती राज्य, तो बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र में क्या, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो आपको याद रखना है अशिक्षा, यानी लोग जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं है, और जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो किसी भी बहकावे में आके कहीं भी वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए 8 नंबर की, बिहार में रज्जू मार्ग कहां पे है? तो बिहार में बाबू रज्जू मार्ग कहां पे है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां पे है, तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन आता है कि मंदार हिल या मंदार की पहाड़ी कहां पे है? तो मंदार हिल या मंदार की पहाड़ी कहां पे है? तो बांका में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी आपको बताना है कि वो बिहार का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक क्या है बाबू, सूखा है, यानी हमेशा वहां पे सुखाड़ रहता है। तो आपको याद रखना है दक्षिणी बिहार। बिहार का जो दक्षिणी बिहार है ये सूखा प्रवण राज्य है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और बिहार का जो उत्तरी बिहार है यहां पे हमेशा बाढ़ आता है, इसे आपको याद रखना है। जो उत्तरी बिहार है ये बाढ़ प्रवण राज्य है, यहां पे हमेशा बाढ़ आता है, और जो दक्षिणी बिहार है ये सूखा प्रवण राज्य है, यहां पे हमेशा सूखा रहता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक बाबू किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे भी आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में बाबू कौन सा संधि हुआ था? तो आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है बाबू ये कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था ये 1871 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है लेनिन। जो लेनिन था ना ये रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन लागू किया था। और कब किए थे ये नई आर्थिक नीति? तो आपको याद रखना 1921 में नई आर्थिक नीति का लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, रोटी, शांति और भूमि, ये तीनों नारा किसने दिया? रोटी, शांति और भूमि, ये तीनों नारा किसने दिया था? लेनिन दिया था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है उसको कौन निकालता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? 1954 में, इसे आपको याद रखना है। और भारत का बाबू वित्तीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत में नोट कौन जारी करता है? नोट कौन छापता है? तो भारत में नोट छापता है, आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्न में से पिछड़ा राज्य कौन सा है? पिछड़ा कहने का मतलब वो हमेशा पीछे रहता है, तो सब चीज में पीछे रहने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है बिहार। जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है और बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? यानी वैसी क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है जीविकापोर्जन। जीविकापोर्जन का मतलब होता है अपनी जीविका चलाना, अपना घर चलाना। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो जीविकापोर्जन है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया,
इसे आपको याद रखना है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। और ये कब लगाए थे, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना कब किए थे? तो 1868 में किए थे। और ये कहां पे लिखे थे? तो इनका पुस्तक का नाम है प्रोवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया निकाले थे? तो दादा भाई नौरोजी बाबू आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया निकाले थे? 20 रुपया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? वो कौन सी संस्था है जो लंबे समय के लिए ऋण देता है यानी कर्ज देता है? तो आपको याद रखना है भूमि विकास बैंक। जो भूमि विकास बैंक है ना, ये लंबे समय के लिए कर्ज देता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछता है कि जो भूमि विकास बैंक है ये किसको कर्ज देता है? तो ये किसानों को देता है, इसे आपको याद रखना है। और भूमि विकास बैंक का पुराना नाम क्या है? बंधक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नकरण हो रहा है यानी जो उपजाऊ मिट्टी है एक जगह से उठकर दूसरे जगह पे जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है अधिक सिंचाई। ठीक है, यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी जो सोपानी कृषि है ये कहां पे होता है आपको बताना है। तो सोपानी कृषि बाबू कहां पे होता है? तो जो सोपानी कृषि है ये उत्तराखंड में होता है, पहाड़ी इलाकों में सोपानी कृषि होता है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में बाबू कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है बिहार में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है। और यही बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर भारत में आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर यह भी क्वेश्चन आ गया कि बिहार में कौन सी मिट्टी भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो जलोढ़ मिट्टी है यह सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं। तो आयुर्वेद के जनक बाबू किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है चरक। जो चरक थे ना ये भारत के थे और ये आयुर्वेद का खोज किए थे, दवाई वाई का, इसे आपको याद रखना है। तो आयुर्वेद के जनक किसे बोला जाता है? चरक को। और जो पतंजलि है ना ये आपको याद रखना है, ये योग के जनक है। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है कि सबसे घटिया यानी सबसे खराब कोयला कौन सा है। तो सबसे खराब जो कोयला है ये आपको याद रखना है पीट होता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में कौन सी ज्यादा सबसे कोयला पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? बिटुमिनस कोयला पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न का मतलब खाने वाली फसल, और वो भी खाने में सबसे प्रमुख 1 नंबर पे भारत की वो कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो आपको याद रखना है धान यानी चावल। जो चावल है ना यानी जो धान है वो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार का मतलब होता है बाबू समाचार पहुंचाने वाला। तो समाचार पहुंचाने वाला इसमें क्या है? तो समाचार पत्र से भी हमें समाचार मिलता है, टेलीफोन से भी हमें समाचार मिलता है, मोबाइल से भी समाचार मिलता है। इनमें से सभी से हम लोग क्या मिलता है? इसमें से सभी से हमें समाचार मिलता है। तो ये सभी है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? अब यहां पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। तो बाबू हरित क्रांति किसमें हुआ था? खेतों में हुआ था, नया
उपकरण के लिए, आधुनिक बीज के लिए, आधुनिक खाद के लिए, तो ये कृषि क्षेत्र में हुआ था। और कृषि क्षेत्र किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहां पे प्राथमिक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण आता है और उद्योग धंधा आता है, गैस और बिजली आता है, इसे आपको याद रखना। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन का टेस्ट हम ले लिए हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 25 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, सभी बच्चों को रिप्लाई हम जरूर देंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई दोस्त है जो आपके कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, उनके पास ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे टेस्ट दे सकें और पढ़ाई वो भी कर सके। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।